श्रेया, तुम पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। सिर्फ दोस्त है सूरज, पर मैं किशोर को लाइक करती हूँ और वो मुझे। तो तू पीछे रह साले। और तू जो भी है, ये दुनिया ना तेरे बाप की जागीर नहीं है। है साले है, दुनिया मेरे बाप की ही जागीर है। अबे कॉर्पोरेटर है तो क्या हुआ बे? भगवान तो नहीं है? अबे तू देखेगा क्या ताकत है मेरे बाप की। तेरी तो पूरी फैमिली देखेगी। अबे मझौलिया कभी, और वहां आके ना पूछ कि रामनाथ दीक्षित की क्या ताकत है। एक मंत्र पढ़ेगे ना तुम सबकी बैंड बज जाएगी। चल फिर देखते हैं ना, मंत्री की पावर जीतती है या फिर मंत्री की पावर। मैं किशोर के लिए डरती थी। सूरज ने किशोर को धमकाया था कि वो उसको और उसकी फैमिली को सबक सिखाएगा। जब 3 दिन तक मैं किशोर से कांटेक्ट नहीं कर पाई, उस दौरान मुझे सूरज मिला। श्रेया, बैठ ना, कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ तुझे। नो थैंक यू। अच्छा सुन ना यार, वो नहीं दिख रहा, क्या नाम था उसका? हाँ किशोर, कहाँ गया? सूरज, किशोर कहाँ है? मुझे क्या पता, ध्यान में लगा कर बैठा होगा ना अपने बाप जैसी पावर पाने के लिए। मैं पूछ रही हूँ किशोर कहाँ है? देख श्रेया, तेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि तू भूल जा उसको। तू मेरी है, लौट आ मेरे पास, तुझे वापस आना ही होगा। तुम्हें लगता है सूरज का कोई हाथ है इस हत्याकांड में? वो बहुत पावरफुल लोग हैं, उनके कनेक्शंस ऊपर तक हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं मैम। गोपाल भाई, गोपाल भाई। भैया, वो लक्ष्मण और धीरज मिलने आए हैं। गोपाल भाई, एक बात थी जो हमने आपको नहीं बताई। क्या? पुलिस ने लक्ष्मण से गुरुजी की संदूक खुलवाई। और क्या धीरज? क्या हुआ लक्ष्मण? संदूक में नहीं थी वो। हमें पता है आनंद, तुम्हारी अपने भाई रामनाथ दीक्षित के साथ अनबन चल रही थी पुश्तैनी घर को लेकर। इस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो तुम्हें इस जुर्म से जोड़े। अब तुम्हें बताओ, तुम अपना जुर्म खुद कबूल करोगे या फिर हम हमारे तरीके से कबूल करवाएं? कम से कम 2 लोग थे, शायद 3, जिन्होंने रामनाथ दीक्षित और उनके परिवार की हत्या की, इस सब की लाशों को घर की बैक साइड में दफना दिया। और इतना ही नहीं, तुम्हारी भाभी और भतीजी के साथ उन्होंने रेप भी किया है। ये किराए के लोग भी हो सकते हैं और एक ना एक दिन हम इन्हें धर ही लेंगे। फिर ये लोग हमें बताएंगे कि किसने उन्हें सुपारी दी थी। उस गोपाल ने चुगली की। हम तुम तक पहुंच गए आनंद, अब ये मैटर नहीं करता है कि रास्ता हमें किसने दिखाया। मुझ तक तो पहुंचना ही था सर। मेरे और भैया के बीच में पुश्तैनी मकान को लेकर इतना बड़ा मसला चल रहा था, सबको मालूम था। तुम्हारी दुश्मनी जाहिर थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शक के दायरे के बाहर। दुश्मनी नहीं थी सर, वो सिर्फ एक मकान का मसला था। और उस मसले के लिए इतना भयंकर कांड करवाऊंगा मैं? अपने भाई की हत्या करवाऊंगा? अपनी भाभी और भतीजी के साथ इतनी? सर मैं मानता हूं कि मुझे वो मकान चाहिए था, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर मैं साधारण सा व्यापारी हूं, इतना गंदा नहीं सोच सकता। मेरे भैया और भाभी को, बच्चों को, सबको मार डाला गया, उसके पीछे कोई और कारण है सर। और क्या है ये कारण? सर मेरे भैया बहुत कम उम्र से इस सब में शामिल थे। उनके पास दैवी शक्तियां थी। उनको लोगों की समस्याओं के बारे में पहले ही मालूम पड़ जाता था और लोगों की समस्याओं को दूर करने की शक्तियां थी उनके पास।
हमारे पास भी शक्ति है मुजरिम तक पहुंचने की, फिर चाहे मुजरिम ने कितनी भी चालाकी की। तो लगाइए ना शक्तियां, क्योंकि आपका मुजरिम मैं नहीं हूं। रामनाथ दीक्षित मेरे सगे भाई थे। रामनाथ की बेटी नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स में काफी बार आया है। 16 जुलाई को उसे आखिरी कॉल इस माधव रघुवंशी के फोन से ही गया था। माधव, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। मैं कब से तैयार हूँ, तुम तैयार हो? ठीक से सोच लो, सच में तैयार हो? मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो आज रात कर दें? हाँ, जब बोलो तब। 16 जुलाई की रात को फैमिली का एक कॉल्स में से ये लास्ट कॉल था? जी सर। इस माधव को ले आओ, हो सकता है नेहा ने माधव को कुछ बताया हो, उस रात कुछ हुआ हो इस कांड से पहले। जी सर, माधव को मैं अभी बुलाती हूँ। और सर, मनचंदा सर कॉर्पोरेटर धर्मेंद्र गुप्ता के बेटे सूरज गुप्ता को उठाने गए। इंस्पेक्टर, तुम मेरे ही घर में घुसकर मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरे बेटे ने यह कांड किया है, और इस कांड को अंजाम तक पहुंचाने में मैंने इसकी मदद की है, वो भी उस किशोर के साथ हुए पिद्दू से झगड़े के लिए। मैं एग्जैक्टली यही पूछ रहा हूँ। आप कोऑपरेट करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। काफी बहादुर हो सब इंस्पेक्टर कुशल मनचंदा। उस श्रेया ने कान भरे हैं ना आपके, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया होगा कि उसके किशोर ने क्या धमकी दी थी मुझे। किशोर और उसके परिवार वाले मारे गए, हत्या उनकी हुई है। वो आप लोग निकलवाते हैं ना फोन रिकॉर्ड वगैरह, पहले वो निकलवाइए। जब हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाए तब आप यहाँ पे आइए। और हाँ, ये बेवकूफ़ी को ना बहादुरी ना समझिए, महंगी पड़ेगी। श्रेया, तुझे दिखता क्यों नहीं है? हमारी तकदीर में था मिलना, और तकदीर ही मिला रही है। माधव, माधव, दरवाजा खोलो बेटा। ऐसा नहीं करते बेटा, दरवाजा तो खोलो। पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कर रहा है वो। 17 जुलाई से? हाँ, ऐसे ही कुछ। माधव, पुलिस, दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम तोड़कर अंदर आएंगे। जरूरी बात करनी है तुमसे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे क्या बात करनी है? कुछ नहीं किया तो सामने क्यों नहीं आ रहे हो? सोलह जुलाई की शाम को उस घर में आखिरी कॉल तुम्हारा था, नेहा दीक्षित को। क्या बात करनी है आपको? बात थाने में होगी। देखो माधव, चुप रहकर तुम अपनी खुद की कब्र खोद रहे हो और हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि रामनाथ और उसके परिवार की कब्र तुम ही ने खोदी। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? तो सच क्या है? क्या हुआ था? सर, नेहा और मैंने उस रात भागने का प्लान बनाया था। तुम दोनों भागने वाले थे, ये बात हुई थी फोन पर? जी सर। सीरियसली बोल रहा हूँ नेहा, आज रात। मैं भी कम सीरियस नहीं हूँ माधव। आज रात तो आज रात को 2:30 बजे घर से निकलकर बाहर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। रामनाथ जी, वो हमारे रिश्ते के बारे में जानते थे, सख्त खिलाफ थे वो। सारी दुनिया का भविष्य देखता हूँ, तो क्या आप उसकी बेटी का भविष्य नहीं देखूंगा? इस माधव के साथ तुम्हारा आगे कुछ भी नहीं है बेटा। लेकिन बाबा, हम 11वीं क्लास से एक साथ। अब आगे नहीं होगा बेटा। तुम आज ही माधव के साथ सारे रिश्ते तोड़ दो। शुरू में कठिनाई होगी, पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। और मेरा विश्वास करो बेटा, अच्छा समय आएगा, बहुत अच्छा समय आएगा। हम दोनों कॉलेज टाइम से भागने का प्लान बना रहे थे। उस रात हम दोनों ही जोश में थे। मैं थोड़ी देर पहले उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन सर वो आई ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि घर के अंदर जाऊं। घर पे ताला देखकर
मैं शौक रह गया। एक अजीब सा डर भी लग रहा था कि शायद उन्होंने बाहर आते हुए उसे पकड़ लिया और कहीं ले गए उसे छुपा दिया सर। नेहा का फोन ऑफ जा रहा था सर और डर के मारे मेरी जान भी जा रही थी। और फिर मैंने सुना कि क्या हुआ था वहां। मैंने नेहा को खो दिया सर। मैं प्यार करता था उससे, शादी करने वाले थे हम। सर, इस माधव को क्लीन चिट देना बनता नहीं, कुछ तो छुपा रहा है। उसी रात भागने का प्लान बनाना अटपटा लगता है। सर मुझे लगता है कॉर्पोरेटर धर्मेंद्र गुप्ता और उसका बिगड़ा बेटा सूरज, ये दोनों इस कांड में शामिल हैं। और मैंने अभी तक आनंद दीक्षित को क्लीन चिट दी नहीं। मुझे उसका मोटिव स्ट्रांग लग रहा है। पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रही हूँ, क्या यह घर अब पूरा आपके नाम पे हो जाएगा ना? पूछना नहीं चाहिए था और सोचना भी नहीं चाहिए था। सोच लिया है, पूछ लिया तो एक बात ध्यान से सुनो, या मोहल्ले की औरतों के साथ गपशप में इस बात का जिक्र गलती से भी नहीं आना चाहिए। दुनिया भर के लोगों को आने वाले खतरे की चेतावनी देते रहे भैया, और अपने ऊपर टूटने वाले खतरे को भांप नहीं पाए। क्या पुलिस को संदूक में से यंत्र मिला? तुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, उसे करने दे। तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे रत्ती भर का डर नहीं है पापा। जो होना था वो होना ही था, तो हो गया। जो होना था वो होना ही था, सो हो गया। क्या बात है माधव, तू मुझे छोड़ के भाग जाने वाला था। अरे नहीं माँ। लेकिन तू तो कह रहा था कि उस रात तू नेहा के साथ भागने वाला था। क्या बात है बेटा, तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? बताओ ना मुझे, माँ हूं मैं तेरी, सच बता। तू जो कह रहा था वो सच नहीं है ना? माधव के अनुसार उसने और नेहा ने भागने का प्लान बनाया था। किशोर की सूरज गुप्ता से दुश्मनी थी उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया को लेकर, और आनंद को पूरा पुश्तैनी घर चाहिए था। पर क्या ये तीनों एंगल्स उस घर में हुए भयंकर मल्टीपल मर्डर, रेप और लूट के केस के कारण? फिर एक चौथा एंगल सामने आया, या कहा जाए कि चौथा एंगल सामने लाया गया। क्या गायब था संदूक से? गुरुजी की पोटली साहब, जिसमें गुरुजी का यंत्र होता था। कैसा यंत्र? क्या खास था उस यंत्र में? उस यंत्र में दैवी शक्तियां थी, इसीलिए उसे लाल पोटली में बंद रखा जाता था। कैसी शक्तियां थी उस यंत्र में? गुरुजी ने कभी डिटेल में तो नहीं बताया। इतना बताया था गुरुजी ने कि बहुत शक्ति है उस यंत्र में, इसलिए हमेशा ताला बंद रहता था संदूक का। लाल पोटली? गुरुजी, क्या है उसके अंदर? उस पोटली में शक्ति है, भविष्य देखने की, अतीत जानने की। गुरुजी, क्या हम भी उसे देख सकते हैं? नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। तुम दोनों से पहले भी कई लोगों ने उसके बारे में मुझसे पूछा, उसे छूने के लिए, उसे देखने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो सिर्फ मेरे लिए बनी। दूसरों की जिंदगियों का भूत, वर्तमान, भविष्य जानना इस विद्या का सबसे कठिन लक्ष्य। विचलित मन इस विद्या का दुश्मन है। तुम दोनों का मन भी आज विचलित है, ये जानने के लिए कि इस पोटली में क्या है। जब आपने संदूक खुलवाई तो उसके अंदर वो लाल पोटली नहीं थी साहब। और ये बात तुम लोग अब हमें बता रहे हो? साहब, हम डर गए थे। हमें लगा कोई है जो इस यंत्र की ताकत को जानता है, उसी ने उसे चुराया है। और अब गुरुजी की शक्तियां उसके अंदर भी आ गई हैं। और हमने मुंह खोला तो वो हमें कुछ कर सकता है।
और अब ये सब हमें बताने की हिम्मत कहां से आ गई तुमने? हाँ? तुम दोनों ये खुद बताने आए हो या किसी ने भेजा तुम्हें? हमें किसी ने नहीं भेजा, हम खुद ही आए हैं। काफ़ी डरे हुए थे, फिर सोचा नहीं, हमारे गुरुजी की आत्मा हमारी रक्षा करेगी, पुलिस को सच बताना ज़रूरी है, इसलिए आ गए। और साहब, जो आदमी ऐसा कर सकता है वो एक तांत्रिक ही होना चाहिए, और वो साहब हम दोनों को लगता है कि वो क्या वो कौन तांत्रिक हो सकता है? वो कौन तांत्रिक हो सकता है? वो गोपाल जोशी हो सकते हैं। संदूक में वो लाल पोटली नहीं थी, यंत्र कोई चुरा ले गया है। क्या गुरुजी और उनके परिवार का कत्ल उस यंत्र के लिए किया गया था? बकवास मत करो। पढ़ा नहीं तुम लोगों ने कि गुरुजी की पत्नी और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ? कोई भी भक्त या गुरु ऐसा कभी नहीं करवाएगा। गोपाल भाई, आप ही बताइए हम क्या करें? पुलिस ने उनके सामने हमसे संदूक खुलवाई, उसमें लाल पोटली नहीं थी। ये लाल पोटली वाली बात पुलिस को बतानी चाहिए कि यंत्र के लिए कत्ल हुआ है। नहीं हुआ। तुम दोनों ये यंत्र की बात भुला दो, और पुलिस भी ये यंत्र मंत्र की बात पे विश्वास नहीं करती। यहाँ माजरा कुछ और ही है। लेकिन यंत्र गायब है। तो होने दो गायब। याद करो, उस यंत्र को सिर्फ हमारे गुरुजी इस्तेमाल कर सकते थे, और वो नहीं चाहते थे कि उसे कोई और छुए भी। मेरी राय मानो, तुम लोग उस यंत्र के बारे में बात तक मत करो। गोपाल भाई की सलाह हमें अजीब लगी साहब। साहब, उन्हें तो सीधे सीधे कहना चाहिए था कि पुलिस को जाकर सब बता दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी हमें गोपाल भाई पर शक हुआ। यंत्र? क्या बकवास है सर? सर आस्था है लोगों की। जो ये रामनाथ करता था वैसे तो बहुत सारे तांत्रिक करते हैं, लेकिन सर इस रामनाथ के पास काफ़ी लोग आते थे इस यंत्र के जरिए अपनी भविष्यवाणी को सुनने के लिए, अपने बुरे वक्त को टालने के उपायों को जानने के लिए। लेकिन ये यंत्र दिखता कैसा है और किस चीज का बना है? ये धीरज और लक्ष्मण का अचानक हमारे पास आकर इस यंत्र के बारे में बताना, अगर ये जेन्युइन टिप नहीं है तो फिर ये क्या है और क्यों है? संदिग्धों की सूची में अब एक नया नाम जुड़ा। क्या इस नए संदिग्ध गोपाल का सामने आना दरअसल पुलिस को गुमराह करने की एक चाल थी, ताकि वो लोग जो पहले से पुलिस के रडार में हैं वो बच निकले? क्या किसी इंसान के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां हो सकती हैं जिससे वो किसी दूसरे इंसान के अतीत को पढ़ सकता है और उसके भविष्य को देख सकता है? रामनाथ दीक्षित के संदूक से एक रहस्यमयी लाल पोटली भी चोरी हुई थी, जिसमें ये तथाकथित जादुई यंत्र था जिसे रामनाथ हमेशा सबसे छुपाए रखते थे। इस मल्टीपल मर्डर और रेप केस के पीछे असली कारण क्या था? पुलिस के लिए इस केस के सारे एंगल्स को छांटकर जुर्म की कहानी और मुजरिम की शक्ल दोनों को सामने लाना काफी मुश्किल साबित होने वाला था। लेकिन पुलिस असली गुनहगार तक पहुंची, और जब इस गुनाह का असली मकसद सामने आया तो सब के सब बुरी तरह से हिल गए। हम इस केस को अंजाम देंगे कल रात इसके दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। याद रखें, आपके और क्राइम के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। ये बला टल जाएगी मुकेश, ये बला जल्दी टल जाएगी। कितनी जल्दी रामनाथ जी? बहुत जल्दी। एक अरसे से पूरा समय ही चल रहा है, ये दशा कब तक चलेगी?
3 हफ्ते मुकेश, सिर्फ 3 हफ्ते। 3 हफ्तों के बाद तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी मुकेश। उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है मुझे। तुम्हारे आसपास जितनी भी मुश्किलें हैं सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। बस एक बार ये दशा टल जाए। क्या किसी इंसान के पास दूसरे इंसान का भविष्य देखने की शक्ति हो सकती है? क्या कोई किसी के आने वाले कल को अच्छे या बुरे कल में बदल सकता है? क्या जीवन के गंभीर मसलों का हल चमत्कारी ताकतों से पाया जा सकता है? फोन भी नहीं उठा रहे रामनाथ जी। 3 दिन से ताला लगा है रामनाथ जी के घर पर। ऐसे कहीं जाती थी तो गायत्री भाभी हमेशा मुझे बताती थी। इस बार किसी को नहीं बताया। दूध वाला भी पूछ रहा था कब आ रहे हैं ये लोग। वो रामनाथ जी के चेले, वो लक्ष्मण और धीरज, वो भी आकर लौट गए। सरला, 2-3 दिन पहले रात को जो हो रहा था वो अजीब था। क्या हो रहा था? वो गली में कुत्ता कितने अजीब तरह से रो रहा था, कुछ मनहूस हो रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हो? आप भी रामनाथ जी की तरह बातें करने लगे हो। नहीं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं रामनाथ जी के छोटे भाई आनंद को फोन लगाता हूँ। नहीं रोहित, रामनाथ भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया। हुआ क्या? नहीं, बस वो फोन नहीं उठा रहे हैं और 3 दिन से घर पर ताला है। 3 दिन से ताला लगा हुआ घर पे? हाँ आनंद, मैंने आखिरी बार उन्हें 16 जुलाई को देखा था, उसके बाद कोई भी नहीं दिखा। The number you have called is currently switched off. पापा, किशोर भैया और नेहा दीदी का भी फोन बंद आ रहा है। हाँ विशाल, ये गायत्री भाभी का फोन भी बंद आ रहा है। सब लोग गए कहाँ होंगे? ऐसे सभी लोग फोन बंद करके कहीं जाएंगे क्या? कुछ तो गड़बड़ है। आप तुरंत माजोली के लिए निकल जाइए। देख कर आइए ना कि माजरा क्या है। सर, मैं आनंद दीक्षित, रामनाथ दीक्षित का छोटा भाई। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर गए हों जहाँ मोबाइल का नेटवर्क ना मिलता हो। नहीं सर, ये रोहित जी हैं, भैया के पड़ोसी। सर, ये धीरज है, ये लक्ष्मण है, भैया के शिष्य हैं। इनमें से किसी को भैया ने कुछ बताया नहीं कहीं जाने के प्लान के बारे में। तो आप चाहते हैं कि हम ताला तोड़े और अंदर देखें? मुझे लगता है यही ठीक रहेगा सर। सर रुकिए, खून। भाविका, अंदर देखो। यस सर।
यहाँ कुछ हुआ है सर? कोई है अंदर क्या? नहीं आनंद, अंदर कोई नहीं है। यहाँ जिस तरह से कपड़े बिखरे हुए हैं, लग रहा है जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा था। सर, दूसरे वाले बेडरूम की अलमारी और लॉकर भी खोले गए। सर, अलमारी आधी खुली हुई थी, लॉकर भी मैंने खुला पाया, पूरा खाली। ये रामनाथ जी तिजोरी में जेवर कैश कुछ रखते थे क्या? होंगे सर। और रामनाथ भैया के जितने क्लाइंट हैं, मतलब जितने लोग मिलने आते हैं, वो कैश में पेमेंट करते हैं। कभी कभार तो गोल्ड में पेमेंट होती। गोल्ड में? जी सर, लेकिन हुआ क्या है यहाँ? मेरे भैया भाभी और उनके बच्चे कहाँ हैं? तोमर, फॉरेंसिक टीम को तुरंत आने को कहो। यहाँ कुछ तो हुआ है। सर, घर के पीछे वाले आंगन में आइए, कुछ हुआ है वहां। सर, यहाँ खुदाई हुई है, फिर ढका गया है, फ्रेश लगता है। मुझे आइडिया नहीं सर। मैं यहाँ भैया के यहाँ काफ़ी अरसे बाद आया। और ये ज़मीन कुछ ज़्यादा ही खोदी गई है सर। सर, घर के अंदर खून के धब्बे तो हैं, लेकिन कोई लाशें नहीं। हो सकता है यहाँ हो। अब जो जमीन के अंदर से सामने आने वाला था, उससे सिर्फ मझौली गांव नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। और रामनाथ दीक्षित के घर हुआ यह रहस्यमय कांड पुलिस के लिए काफी पेचीदा साबित होने